हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्रिलियंस लॉन्चर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि मैंने कवर किया चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। व्हाट इज मोल? मोल क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली में मोल क्या है, देखो एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखा हुआ रहेगा और मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो मोल एक्चुअल में होता क्या है? मोल इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। मोल ना किसी भी चीज को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज की। जैसे कि मोल को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास जिसमें कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। कितने? 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और एक्चुअल में मोल क्या है? तो देखो, मोल एक ऐसा यूनिट है, मैंने बताया था, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी यानी अमाउंट को इंडिकेट करने के लिए एक यूनिट है मोल। ठीक है, और मोल का जो सिंबल होता है वो MOL होता है, यानी मोल का ऐसा यूनिट जो होता है वो MOL होता है। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होता है? ध्यान रखना, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम ना। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स। ठीक है, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स। अब एक ही एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली सेम होगा। ठीक है, बट जब कभी भी एक एलिमेंट का बहुत सारा एटम ले अपन, अगर उस एटम में से कुछ एटम्स के पास डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर होने लगे, यानी उनका अगर मास नंबर अलग हुआ, तो ऐसे ही एटम्स को बोला जाता है आइसोटोप्स। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे क्या अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स आप लो तो आपको बेसिकली तीन टाइप के एटम्स आपको उसमें से मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर से आपको तीन टाइप के एटम्स मिलेंगे। क्या क्या? पहला मिलेगा आपको प्रोट्रियम, जो लिखा है यहाँ पर। दूसरा मिलेगा ड्यूटीरियम और तीसरा मिलेगा ट्रीटियम। ठीक है, यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ये तीन आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। अब मैं आइसोटोप्स क्यों बोल रहा हूँ इनको? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तीनों का क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम। देखो, Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों का सेम है। वेरस A जो है वो मास नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो, प्रोटियम का मास नंबर है 1, वेरस ड्यूटीरियम का मास नंबर है 2 और ट्रीटियम का मास नंबर है 3। तो तीनों का मास नंबर अलग है। तो ऐसे ही एटम्स, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स, जैसे यहाँ पर लिखा था, एक ही यानी सेम एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होगा, ऐसे ही एटम्स को क्या बोलते हैं अपन? आइसोटोप्स बोलते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, मास नंबर और उनका जो एटॉमिक नंबर जो प्रेजेंट रहेगा वहां पर, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, या एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है वही उसके एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि मास नंबर से अगर मैं उसके एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करूं तो मेरे को मिलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल भाषा में बताता हूं कि एक ही एटम, सॉरी, एक ही एलिमेंट से जब अलग अलग एटम लिए अपन तो उनका मास नंबर अलग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन देयर एटम। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। हम सभी को पता है कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज पाई जाती है, प्रोटॉन विथ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन विथ न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, और सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान देना, जितने उस एटम के पास प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितने उसके पास न्यूट्रॉन होंगे अगर उतने न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर को जोड़ दिया जाए तो अपने को मिल जाता है मास नंबर। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और मास नंबर अलग होने का कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर देखो, इसका मास नंबर 1 आया और अब भी मैंने बोला मास नंबर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वेरस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर तो 1 है तो इसका आ गया 1 प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना जोड़ूंगा तो 1 आएगा। एक मिनट, 1 ही तो लाना है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब तो 1 आएगा। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ उसके पास, 0। किसके पास, प्रोटियम के पास, जो कि बेसिक हाइड्रोजन है। वेरस ड्यूटेरियम, जिसके पास अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। ट्रीटियम यहाँ से कैलकुलेट करो तो अब 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोटियम को ही हाइड्रोजन बोला जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन, वेरस ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंस, और ट्रीटियम को बोला जाता है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अपना थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, देखो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव ये बोलता है कि जब कभी भी मैं एटम को या एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मैं आपको अरेंज करूं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, तो क्या होगा, तो हर पहले एलिमेंट और हर 8वें एलिमेंट, 8th, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हर पहला और हर 8वां एलिमेंट, ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सिमिलर होगी बोलना चाहिए एक्चुअल में, ऐसा बोला था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंगली। और इसको इसने कंपेयर किया था हमारे हिंदी म्यूजिकल नोट से। हिंदी म्यूजिकल नोट क्या है पता है ना आपको, वो सारे गामा पधा नी सा, तो वही है, देखो सा रे गा म प द नी, फिर अगेन क्या आता है, सा आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, जैसे कि अब आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा एक मिनट सर, आप यहाँ पर मेरे हिसाब से हीलियम को भूल गए, है ना, और हाँ हीलियम को भूल गए यहाँ पर, फ्लोरीन के बाद नियॉन को भूल गए आप यहाँ पर। देखो फ्लोरीन के बाद नियॉन आना चाहिए, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो ऐसे आना चाहिए था, क्लोरीन के बाद आर्गन आना चाहिए था, सबको आप भूल गए। तो ये भूला नहीं हूं भैया, एक्चुअल में क्या था, न्यूलैंड के टाइम तक नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, नोबेल गैसेस की डिस्कवरी सबसे लेट में हुई है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि इसका इनर्टनेस, ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो प्रॉपर्टी शो करता नहीं, प्रेजेंस है कि नहीं पता चलता नहीं, इसलिए इसकी डिस्कवरी बहुत लेट हो गया। प्लस ये गैसेस है जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है, बहुत सारा पंचायती था, छोड़ो उसको। अब ये देखो नियॉन, नोबेल गैस की डिस्कवरीज क्या थी, बहुत लेट में हुई थी, यानी न्यूलैंड तक नोबेल गैस पता नहीं था, इसीलिए पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8वां, यहाँ फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी समवॉट सिमिलर ही होती है, वैसे फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी समवॉट सिमिलर ही है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे इसमें देखो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है, सोडियम पोटेशियम की लगभग सिमिलर होती है, तो यही मैं बोल रहा हूँ, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, नॉट नेसेसरली यहीं से, आप यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8वां यहाँ पर आएगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। नेक्स्ट वीएसईपीआर थ्योरी क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे फुल फॉर्म को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसको बोलते हैं अपन वीएसईपीआर थ्योरी। ध्यान देके सुनना, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा। आया समझ में, वीएसईपीआर थ्योरी क्या चीज को एक्सप्लेन करता है, वीएसईपीआर थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आएंगे या स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी होगी, तो उसी चीजों को हम लोग वीएसईपीआर थ्योरी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वीएसईपीआर थ्योरी क्या है, ये एक मॉडल है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्या करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, और किसके हेल्प से बताएंगे, अभी मैं बताया इलेक्ट्रॉन के पेयर की हेल्प से। कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, एक होते हैं लोन पेयर्स और एक होते हैं बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स उनको बोलते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्ड पेयर्स उनको बोलते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो जैसे पानी ले लो आप, H2O, तो ये O हो गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 5 ये 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये हो गया। मैं यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये ठीक, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है क्या, नहीं किया सर, पार्टिसिपेट तो ये और ये दोनों ने किया है, तो इन्हीं दोनों को बोलते हैं अपन बॉन्ड पेयर्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर्स है टोटल। ठीक है, वेयर ये 2 जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और लोनली प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर भी है इसके पास।
आगे समझ में, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। वेयर आप ध्यान देना, अब H2O मॉलिक्यूल का आप कैसे ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करोगे? तो देखो H2O मॉलिक्यूल का एक बात खास ध्यान रखना, मैं आपको शेप और ज्योमेट्री के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका है, लेकिन फिर बताता हूँ। शेप जब पूछे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करना है। वेयर जब भी ज्योमेट्री पूछे तो आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों कंसिडर करना है। ठीक है, आया समझ में? जैसे इसकी ज्योमेट्री अगर पूछे तो मेरे से टेट्राहेड्रल, इसका शेप पूछे तो वी शेप्ड। ठीक है, ज्योमेट्री इसलिए क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करना है मेरे को, तो टोटल 4 हुआ, और 4 का क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, वेयर शेप में क्या होता है? लोन पेयर काउंट नहीं होगा, तो इसको हटा दो आप, सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होगा। तो इसका शेप कैसे बन रहा है? ओ एच और एच, ऐसा शेप बन रहा है। अब ऐसा ही शेप क्यों बन रहा है सर? ऐसा भी तो बन सकता है। तो ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर जो प्रेजेंट है, 2 वो शेप में इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस तो आएगा ना। ये क्या करते हैं? आपस में रिपल्शन करते हैं। ठीक है, और इन्हीं रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से उसका फाइनल शेप ऐसा ना आकर थोड़ा बैंड ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो उसका। नेक्स्ट देखिए अपन आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई? किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को जब अपन बनाते हैं तो बहुत सारे एटम्स, मिनिमम 2 एटम्स को अपन ज्वाइन करते हैं। तो जब ज्वाइन करते हैं तो दोनों एटम्स के बीच को, यानी एक एटम ये एक एटम ये, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं? अपन केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन 2 और मोर एटम्स। 2 और 2 से ज्यादा एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्ट करता है, ताकि ये दोनों को अच्छे तरीके से होल्ड करके रख सके। ठीक है, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सके। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। आया समझ में? नहीं आया? जनरली हम लोग केमिकल बॉन्ड जो पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली 2 ही पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड और एक पढ़ते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब कोई भी एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को परमानेंटली डोनेट कर दे, और जो दूसरा एटम है वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली रिसीव कर ले। तब इसकी वजह से, यानी डोनेटिंग और रिसीविंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, उसको बोलते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल है NaCl। NaCl में Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और उसी एक इलेक्ट्रॉन को Cl क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बन जाता है Cl माइनस, और ये बन जाता है Na प्लस। ठीक है, वेयर सेकंड वन है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को ना तो डोनेट करते हैं ना रिसीव करते हैं। एक्चुअल में ये टेम्पररी डोनेशन और टेम्पररी रिसीविंग है, यानी ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, जो कार्बन है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, वो अपने एक एक यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या करते हैं? लोग शेयर करते हैं, और इसी शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? अच्छा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता क्या है? देखो एक बात याद रखना, जब कभी भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं सेपरेटली, ठीक है, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, और उस तीसरे एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 2 एलिमेंट आपस में जब कंबाइंड होंगे तो भी उन्होंने उसी प्रोपोर्शन में या उसके सिंपल मल्टीपल नंबर के में कंबाइंड होंगे। कुछ समझ में आया नहीं होगा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान के चलो, मैं ले लेता हूं, यहां पर दिया मैंने एग्जांपल CH4 CO2 और H2 का एग्जांपल लूंगा। जैसे H4 बनाना है तो H2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। ठीक, कितना C? एक C, कितना H? 2H। अच्छा, एक C का कार्बन का मास कितना होता है? 12। इसका मास कितना है? 4। तो 12:4 रेशियो में ये कंबाइन हुआ। ठीक है, ठीक है। अब CO2 बनाना है तो C प्लस O2 gives rise to CO2। ठीक है, ये कितना? 12:32 रेशियो में कंबाइन हुआ। ठीक है, तो ये बनाया CO2। अब अगर मेरे को यहां से देखो, यहां पर कार्बन सेम है दोनों में, और फिक्स्ड क्वांटिटी देखो 12 यहां पर भी, 12 यहां पर भी है। तो अब इसके साथ वाला जो एटम प्रेजेंट है, जब उनको मैं कंबाइन करूंगा तो वो भी उसी रेशियो में कंबाइन होंगे। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं कंबाइन करके पानी बनाना चाहूं तो यहां से हाइड्रोजन कितना कंबाइन होगा? 4, जो कि 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना कंबाइन होगा? O2, जो कि है 32। तो इसका रेशियो भी यही निकलेगा 4:32, जो कि एक्चुअल में कितना है? 1:8, जो कि सही है। आया समझ में? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब कभी भी
दो एटम्स को मैं आपस में कंबाइन करूंगा तो जिस रेशियो में वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो रेशियो एक्चुअल में सिंपल मल्टीपल होगा या सेम नंबर होगा किसका, थर्ड वाले एटम के साथ जब वो लोग कंबाइन होते हैं और उस थर्ड वाले का मास क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। इसी को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी एटम, ठीक है, दुनिया के कोई भी एटम को आप ले लो, ठीक, दुनिया के कोई भी एटम को आप ले लो, उस एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन में से कोई भी एक ऐसा भी एटम नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसके चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। आया समझ में, जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। क्लियर है ये पॉइंट आपको। यहां पर ये बोल रहा है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली किसी भी इलेक्ट्रॉन, एक एटम के कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर कर लो तो उस इलेक्ट्रॉन के पास चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एटलीस्ट एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। और वो कौन सा होगा, जनरली जो दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में आते हैं उनके पास एंटी पैरेलल और अपोजिट स्पिन होना चाहिए, यानी एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ऐसा बोल रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके एग्जांपल को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके एग्जांपल को मैं समझा सकता हूं आपको लाइक जैसे आप देखना यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ एग्जांपल को इसके, तो इसके एग्जांपल में अपन ये समझ सकते हैं, जैसे कि हीलियम ले लो आप। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ 1s2, ठीक है, 1s2 यानी एक सिंपल ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लिथियम ले लो, लिथियम में हो गया 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1। ना द क्वेश्चन इज, यहां पर ध्यान देना था आप ना, ये 1s2 2s1, यहां पर जब 3 हुआ लिथियम तो ये तीसरा वाला इसी में क्यों नहीं आया, पहला चीज तो ये पॉलिश बताता है, ठीक है, कि भाई एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों के पास अपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्लियर हुआ, यही चीज तो एक्सप्लेन कर रहा है वो, तो इसको आप एग्जांपल के तौर पे उसमें इंडिकेट कर सकते हो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अपने को डिफाइन करनी है। तो ध्यान देना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम, अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, गैसियस न्यूट्रल एटम, ठीक है, कोई भी एटम जिसके पास चार्ज ना हो और वो गैसियस स्टेट में हो, उस एटम को, उस एटम में से आपको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उस एटम में से जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो फोकट में तो निकलेगा नहीं, एनर्जी लगेगा, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब किसी भी एक एटम जो कि गैसियस स्टेट में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कहां, कौन से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है तो लगने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नोबेल एलिमेंट्स की, जनरली हीलियम, नियॉन, ठीक है, इसमें फ्लोरीन भी आता है, याद रखना, फ्लोरीन इवन नोबेल नहीं है लेकिन आता भी है इसमें, ठीक है। और लोएस्ट किसकी होती है, मेटल की। अच्छा, मेटल की सबसे कम क्यों होती है भैया, मेटल क्योंकि खुद एक डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो तो खुद चाहता है कि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, इसलिए सबसे कम जो आयोनाइजेशन एनर्जी पाई जाती है वो मेटल्स की पाई जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा नोबेल की, नोबेल की इसलिए क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है आउटर मोस्ट का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताता है किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच सकता है कि नहीं खींच सकता। जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं आपको पानी में बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक, ये ऑक्सीजन का एक, या हाइड्रोजन का एक, इवन यहाँ पर इसके पास लोन पेयर्स भी हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीजन की काबिलियत कि वो हाइड्रोजन की ये जो बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड कितना खींच सकता है, इसी काबिलियत को ऑक्सीजन की क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है, और जनरली जितने नॉन मेटल्स होती हैं मेटल के कंपैरेटिवली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा ही होती है ठीक है, और सबसे कम मेटल्स की पाई जाती है, बता चुका हूं क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं,
एक्सेप्टर नहीं होते, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचते बॉन्डेड पेयर को, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, चलो डिस्कस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले इंडिकेट किया जाता है इस सिंबल से, पाई बॉन्ड को इंडिकेट किया जाता है इस सिंबल से। सिग्मा बॉन्ड जनरली बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से, और पाई बॉन्ड बनता है जनरली साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, वेरस पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड है, ठीक है। एक बात और याद रखना, सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सिस बनता है, यानी जिस एक्सिस में वो प्रेजेंट रहेगा उसी एक्सिस में वो ओवरलैप करेगा, इसी एक्सिस में। वेरस पाई बॉन्ड जो होता है जिस एक्सिस में वो प्रेजेंट है उस एक्सिस में नहीं, बल्कि उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में वो ओवरलैप करता है, ठीक है। जिस एक्सिस में वो प्रेजेंट है उस एक्सिस में ओवरलैप नहीं करेगा, बल्कि उससे पैरेलल एक्सिस में वो ओवरलैप करता है। अच्छा, इससे होता क्या है? होता ये है क्योंकि ये जिस एक्सिस में प्रेजेंट है उसी एक्सिस में ओवरलैप कर रहा है, इसलिए ये फ्री होता है रोटेशन के लिए। वेरस ये क्योंकि उसके परपेंडिकुलरली ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता, ठीक है। और कुछ डिफरेंस देखना है तो सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी किसी भी एटम के बीच में खाली सिग्मा बॉन्ड पाया जा सकता है, वेरस किसी भी एटम के बीच में खाली पाई बॉन्ड नहीं पाया जा सकता। वो पाई बॉन्ड को एग्जिस्ट करने के लिए एक सिग्मा बॉन्ड होने का कंपलसरी है। जैसे कार्बन के बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा वाला पाई बॉन्ड होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल का जब अपन शेप को डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो उस शेप के डिसीजन के लिए सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि पाई बॉन्ड, ठीक। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड हाईली रिएक्टिव भी होता है और पाई बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल अगर देखें तो जैसे मैंने आपको बताया CH बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4, इसमें जितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। वेरस जैसे कार्बन का कार्बन डबल बॉन्ड अगर ले लिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिए, तो इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और ये ट्रिपल वाले में एक सिग्मा होगा और बाकी दो पाई होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड को एक कंपलसरी बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? एक ऑप्शनल बॉन्ड होता है, क्योंकि बिना पाई बॉन्ड के भी एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बिना सिग्मा बॉन्ड के कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग को बोल रहा है कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो ओजोन मॉलिक्यूल के लिए, O3 यानी ओजोन मॉलिक्यूल। ध्यान देना, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ। ये O हो गया, ठीक है, ये O हो गया, ये हो गया। अब एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर, चलो मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसको 1 डाल देता हूँ, इसको मैं 2 डाल देता हूँ, और इसको मैं डाल देता हूँ 3, ठीक है। अब मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है या क्यों आता है। देखो, जब कभी भी कोई भी एटम उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंगली जितने बॉन्ड उसको बनाने चाहिए, अगर उसने उतने ही बॉन्ड बनाए हैं तो उसके पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने जितने बनाने चाहिए उससे ज्यादा बनाए हैं या फिर उससे कम बनाए हैं, तो दोनों ही केसेस में उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज आता है, ठीक है। अब वो चार्ज क्या होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं, उसी को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला इंडिकेट कर दिया आपके लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली अपना क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलो अपन अब इसको देख ले कि फॉर्मल चार्ज कैसे इसमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है, और मेरे हिसाब से मेरे को आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं करके, बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। जैसे कि ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। चलो, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 4 हो चुके हैं, तो 5 6 और 7 8। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 हो चुके, तो 2 और आएंगे, ये 8। इस ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट में 2 हैं, तो 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का सबका सेम होगा, 6 होगा। मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ 1 नंबर के लिए, तो फर्स्ट नंबर ऑक्सीजन के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 6, तो यही 6 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने? 1 2 3 4, 4 नॉन बॉन्डिंग है इसके पास, ठीक है। तो 4 2 जा, ये हो गया 4 2 1 जा, 2 2 जा, 2 - 4 -2 - 4 -6, यानी 6 - 6, आंसर कितना है? 0, यानी इसके पास कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। सेकंड नंबर आइटम को कैलकुलेट करते हैं। अब क्यों नहीं होगा, तो देखो मैंने आपको बताया था, एक ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, यानी वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, हाँ बना रहा है,
तो इसीलिए तो कोई चार्ज नहीं आया भैया, क्योंकि जितने बॉन्ड बनाना चाहिए उतने बना रहे, इसलिए कोई चार्ज नहीं। चलो सेकंड नंबर को देखते हैं। अब ये पता है कि देखो जितने बनाने चाहिए उतने तो नहीं बनाया, ये उससे ज्यादा बनाया है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके पास कितना चार्ज आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी भी 6 है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने, 2, तो 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 6 माइनस 5 कितना होता है, 1, कितना प्लान, +1, तो ये ऑक्सीजन के पास आ गया +1 चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 ही है, तो 2 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने, 1 2 3 4 5 6 है इसके पास, तो 2 1 जा 1 जा, ये हो गया तुम्हारा 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 6 5, मतलब 6 माइनस 7 बोल लो आप इसको, ठीक है। तो आंसर आएगा -1, तो इसके पास चार्ज आएगा -1, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को पूछा है कि ओजोन मॉलिक्यूल का पूरा टोटल का फॉर्मल चार्ज कितना है, तो याद रखना पूरे ओवरऑल ओजोन मॉलिक्यूल के पास कितना फॉर्मल चार्ज है, फर्स्ट वाले के पास 0 प्लस, सेकेंड वाले के पास +1 प्लस, थर्ड वाले के पास -1, तो +1 -1 कैंसिल आउट, 0 + 0 0, तो ओवरऑल पूरे ओजोन मॉलिक्यूल के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, 0। वेयर ओजोन मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसके पास कितना फॉर्मल चार्ज है, फर्स्ट वाले के पास कोई नहीं है, सेकंड वाले के पास +1 है, थर्ड वाले के पास -1 है। यानी यहां से अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहो तो शॉर्टकट आप यहां से निकाल सकते हो कि अगर कोई भी एटम जैसे ऑक्सीजन अगर वो डबल बॉन्ड बनाता है, जो कि डबल बॉन्ड ही बनाना चाहिए उसको, तो उसके पास कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने जितने बॉन्ड बनाने चाहिए उससे ज्यादा बॉन्ड बना लिए, यानी अगर उसने बना लिए 3 बॉन्ड, ठीक है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर उसने बनाए जितने उससे कम, कितने बनाने चाहिए, 2 बनाने चाहिए, बनाए कितने उससे कम बनाए, तो उसके पास माइनस फॉर्मल चार्ज आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक्सप्लेन करना है वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, किसको डिफाइन करता है, ये डिस्क्राइब करता है किसको, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को। ये थ्योरी बताती है, ठीक है, ये थ्योरी बताती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बनाता है, ठीक है। वो ये भी बताता है कि जो एक एटम है उसका जो न्यूक्लियस रहेगा वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपन थोड़े थोड़े कि इसके और भी क्या पोस्टुलेट्स हैं। जैसे कि ये भी बताता है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसे होता है, ठीक है, और उस ओवरलैपिंग से केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, इसके पूरे के फॉर्मेशन को ये वीबीटी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और ये भी बताता है कि उस बॉन्डेड रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर लोकलाइज्ड है, उस ओवरलैपिंग रीजन में, ठीक है। बट इसे कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ऐसे हैं कि ये नहीं बता पाता कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है किस कारणवश, इसके एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसकी टेट्रावैलेंसी को। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके अलावा वो ये अज्यूम, ठीक है, कि वो उसने ये अज्यूम भी किया था, द assumptions are about electrons being localized to specific location। ये भी तो गलत है क्योंकि उसका ये assumption था, उसका ये मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर जगह में रहता है, ये उसका assumption था जो कि गलत है क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। नेक्स्ट अपना थ्योरी है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो अपने को थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करना है, यानी जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली एक एटम जो है वो स्फीयर है, किस चीज का स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का, जिसको उसने बोला प्रोटॉन, ठीक है, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। इस स्फीयर में जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होते हैं। यानी उसने ये तो बता दिया कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है और इसके ऊपर कोई भी ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि आप इसे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है पर्पल टाइप का कलर का, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये दिखा भी है यहाँ पर, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर फंसे हुए हैं। इसी को इसने कंपेयर किया था सबसे पहले वाटरमेलन के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही फेमस है क्योंकि इस वाटरमेलन में इसने बताया था कि जो लाल खाने लायक पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वेयर जो उसके अंदर का बीज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा इसने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल से भी कंपेयर किया था, चॉकलेट पुडिंग से, जिसमें उसने बताया था कि जो पुडिंग होता है, जो खाने लायक
कंपाउंड है उसके अंदर, वो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज, वेल एज जो उसके अंदर टॉपिंग जुड़ा होता है, ऊपर में जो टॉपिंग होता है यानी चॉकलेट का या चोको चिप्स का, वो जैसे मैंने अगर चॉकलेट पुडिंग एक्सप्लेन किया तो वो होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसने ये एक्सप्लेन किया था। अब उसके मॉडल में कुछ खामियां भी थी। क्या? उसने ये नहीं बता पाया था कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करके रखता है एक एटम में। उसके अलावा उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके अलावा उसने न्यूक्लियस के बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं किया था। इसके अलावा उसने ये तो बोला था कि एक एटम न्यूट्रल स्पीसीज है, बट जैसे कि आगे आने वाले साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को वो सेटअप यानी वो मॉडल, थॉमसन का मॉडल जस्टिफाई नहीं करता। जबकि हम लोग को पता है कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सही है, इन्हें थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फिर गलत हो गया, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें अपने को कैलकुलेट करना है फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का क्वांटम नंबर को। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सो मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? तो किसी को पता है कितना होता है? 24 होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, अब अपने को मेन क्या करना है, अपने को मेन अब उसको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहां पर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूं 24 का। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करूं। शुरुआत करते हैं अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, यहां पर ध्यान देकर सुनना अभी तक। ये हो गया तुम्हारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट हम लोगों को पता है कि ये आउटर मोस्ट के 4 हैं, जो कि 5 होने के लिए एक लौता और चाहिए, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इसको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा, इंडिकेट करूंगा। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब भी लिखूं तो ऐसा ही लिखूंगा। अब इसमें मेरे को फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मेरे को क्या करना है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके फोर्थ इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब जैसे इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, तो 1s2 तो 2 यहां पर आ गया, 2 4 तो यहां पर आएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पर 2s को बना लेता हूं, 2s2। मैं इससे पहले 1s को भी बना लेता हूं इंडिकेशन के लिए। तो 1 2 3 और 1 4, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये हुआ। तो मेरे को इसका क्वांटम नंबर निकालना है। कौन सा क्वांटम नंबर निकालूंगा? मैं चारों क्वांटम नंबर निकालूंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन जिसको ms बोलते हैं, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको सिंपली s बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके नंबर ऑफ सामने में जो लिखा है वही होगा 2। एल की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है कि एल की वैल्यू जो होती है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n, एजीमुथल यानी स्मॉल l, मैग्नेटिक यानी स्मॉल m और स्पिन यानी s। तो यहाँ पर ध्यान देना, एल की वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 होती है। ठीक है, 0 to n-1 होती है। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। तो 0 to 2-1 यानी 0 to 1, तो या 0 होगी या तो 1 होगी। तो यहाँ पर क्या होगी पता है आपको? 0 होगी, 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि l की वैल्यू 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए, 1 होती है p ऑर्बिटल के लिए, 2 होती है d ऑर्बिटल के लिए और 3 होती है f ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो l की वैल्यू आई 0। Whereas मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -L2 + L। अब क्योंकि 0 है तो क्या -0 + 0, l की वैल्यू m की वैल्यू आ जाएगी 0। स्पिन क्वांटम नंबर याद रखना, स्पिन की दो ही वैल्यू होती है, आइदर +½ या -½ +½ होती है क्लॉकवाइज के लिए, -½ होती है एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल भाषा में बोलूं, पहला इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो क्लॉकवाइज होगा, +½ वैल्यू होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज -½ होगी, तो इसका वैल्यू हुआ -½ तो चारों क्वांटम नंबर निकल गए फोर्थ इलेक्ट्रॉन के क्रोमियम के। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने को एक्सप्लेन करना है n+l रूल। n+l रूल होता क्या है, तो ध्यान रखना, n+l रूल को एनर्जी लेवल रूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसा कि अपन आपबाऊ में पढ़ चुके हैं, आपबाऊ में पढ़े थे, याद है कि 1s 2s ऐसा क्रॉस वाला, 3s फिर 2p, तो ऐसा क्रॉस जाता था एक एरो, जो कि हम लोग को इंडिकेट करके बताता था कि पहले कौन भराएगा बाद में कौन भराएगा। ये कैसे पता चलता है? तो ये इसी रूल से पता चलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू n+l रूल कौन सा ऑर्बिटल पहले भराएगा और कौन सा ऑर्बिटल बाद में भराएगा, ये अपन n+l रूल से ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, n+l रूल एनर्जी लेवल रूल है, जिसकी वैल्यू सबसे कम वो सबसे पहले भराएगा। ठीक है, फर्स्ट फिलअप होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो बाद में फिलअप होगा। ठीक है, बाद में फिलअप होगा।
आया समझ में? क्लियर हुआ? जैसे कि मान के चलो, अगर जैसे मान के चलो 1s 2s और 2p, ये तीन की मैं कैलकुलेट करता हूँ n प्लस एल वैल्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए। 1s के लिए n प्लस एल रूल, n कितना है 1, l की वैल्यू 0 अभी बताया तो ये वैल्यू आई 1। इसके लिए कैलकुलेट करूँ तो 2 प्लस 0, 2 कहाँ से ला रहा हूँ, ये 2 है, 1 कहाँ से लाया, ये 1 है, ठीक है, तो ये 2। इसके लिए ये 2 है, प्लस p के लिए क्या होता है, l की वैल्यू 1 होती है, 2 प्लस 1 3। तो देखो जिसकी वैल्यू कम वो सबसे पहले भराएगा, इसीलिए 1s पहले भराता है, फिर ज्यादा 2, फिर 2s भराएगा, फिर 2p का कितना 3, इसलिए 2p भराएगा। आया समझ में? 1s के बाद 2s ही क्यों भराता है, 2p क्यों नहीं भराता? क्योंकि 2s का n प्लस एल वैल्यू होता है 2 और 2p के लिए n प्लस एल वैल्यू होता है 3। एक बात याद रखना, अगर ऐसा हो जाए कि n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए तो कैसे करोगे? तो उस कंडीशन पर एक बात याद रखना, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी दोनों केस में, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी और वो बाद में फिलअप होगा। ठीक है, जिसके पास n की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसके पास एनर्जी ज्यादा और वो बाद में फिलअप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई इज द साइज ऑफ Cl माइनस लार्जर देन Cl एटम? Cl माइनस का साइज जो होता है वो Cl एटम से बड़ा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रल क्लोरीन एटम होता है जैसे Cl एटम, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। अब क्योंकि न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी 17। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एकोमोडेट कर सकते हैं। मेरा Cl माइनस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। प्रोटॉन अभी भी 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 18 हो गए। तो क्या वो उसके अच्छे से पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि 17 को 18 पकड़ना है तो पकड़ पाएगा नहीं ठीक से, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, जो न्यूक्लियर यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच का फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है और साइज बढ़ जाता है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग कुछ कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं जिसको अपने को बैलेंस करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं पा रहा था जिसकी वजह से मैं आपको इसको लिख नहीं पाया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है C6H6 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O। अब इसको मेरे को बैलेंस करना है। ठीक है अब इसको मेरे को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैं बैलेंस कैसे करूंगा, बैलेंस इसको करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, ध्यान देना। पहले कार्बन आइटम को देखते हैं, यहाँ 6 कार्बन आइटम है, यहाँ एक कार्बन, तो 6 कर दो, तो 6 कार्बन आइटम हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम कितने, 6, यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम कितने, 2, तो यहाँ 3 कर दो। ठीक है, अब कैलकुलेट करो ऑक्सीजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन है 6 2 12, यहाँ पर ऑक्सीजन है 3, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। यहाँ पर ऑलरेडी 2 दिए हुए हैं तो यहाँ पर दिमाग लगाना है। यहाँ पर अगर मैं 15/2 कर दूं तो यहाँ बराबर हो जाएगा, लेकिन देखो फ्रैक्शन में कभी बैलेंस करते नहीं, ये ट्रिक है। 15/2 करने से बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 C6H6 प्लस 15O2 गिव्स राइज टू 12 CO2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने बोला ना सब में, प्लस 3 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6H2। तो ये हो गया बैलेंस। चाहो तो चेक कर लो, 12 कार्बन 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 30 ऑक्सीजन, 12 to 24 प्लस 6 30 ऑक्सीजन, तो ये हो गया बैलेंस। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, अमोनियम सल्फेट यानी NH4 टेकन ट्वाइस SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस गिव्स राइज टू कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर यानी H2O एंड प्लस अमोनिया यानी NH3। अब इसको मेरे को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले मैं बैलेंस करता हूँ यहाँ पर से नाइट्रोजन को। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर मैं 2 नाइट्रोजन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखो SO4 का SO4 प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन को नहीं छेड़ रहा हूँ। यहाँ पर कैल्शियम एक है, कैल्शियम यहाँ पर भी एक है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, टोटल हाइड्रोजन है यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी 4 2 8 और यहाँ पर प्लस 2 यानी 10। तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पर अगर मैं 4 और मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 6 प्रेजेंट है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 4 10 हो जाएंगे, तो ये 10 हो गए। अब ऑक्सीजन कैलकुलेट करो तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना। थर्ड वाला है C2H5OH प्लस O2
गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, C2H5OH प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कर दो पहले, फिर हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 5 और एक 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 यहाँ पर और 3, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 3 हो गए। यहाँ पर कितने 4 और 3 7 है, ओहो 7 है, तब कैसे करें? तो अब इसको कैसे बैलेंस करोगे? तो अब इसको बैलेंस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? अब इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या हो रहा है भैया। यहाँ पर 4 और ये 3 हो गया, यहाँ पर 2 और एक 3 हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं कितना कर दूं 4 3 7, तो यहाँ पर अगर मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो पहले फिर यहाँ पर कार्बन हो जाएगा 4, हाइड्रोजन हो जाएगा 6, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर का 2 और यहाँ पर का 2, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर का 8 और यहाँ पर का 6, 8 6 कितना होता है 14। तो 14 लाने के लिए 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 12 करने के लिए 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 2 12 हो जाएगा, 12 + 2 14। अब ये कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि देखो यहाँ पर एक जगह तो ऑक्सीजन इवन में है, लेकिन यहाँ पर ऑड में है, तो ये ऑड भी अगर इवन में हो जाए तो मल्टीप्लाई अच्छे से होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो गया अब बैलेंस। क्लियर है? तो बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपन अगले क्वेश्चंस को यानी क्वेश्चन नंबर 17 से अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे अगर YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमको टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी सेम ब्रिलियंट लॉन्चर के नाम से भी है और टेलीग्राम पेज भी सेम ब्रिलियंट लॉन्चर के नाम से ही है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है कोचिंग का, आप चाहे तो इसमें विजिट कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। ये कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है, फॉर एनी क्वायरी आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।